नमस्कार साथियों। आज हम लोग आवर्त तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में आ, आज मोस्ले नामक वैज्ञानिक के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें हम लोग आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले मोस्ले के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ले साहब ने सबसे पहले, ठीक है ना, एक्स किरणों पर जो अध्ययन किया था ना, मोस्टली के एक्स किरण पर अध्ययन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मोस्टली साहब ने सबसे पहले किस पे अध्ययन किया था? तो एक्स किरणों पे अध्ययन किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें कह रहा है, सबसे पहले तो मोस्टली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है ना, टॉपिक पे। देखिए 1913 की बात है, ठीक है ना। 1913 में मोस्टले ने सबसे पहले कैथोड किरण, ठीक है ना, कैथोड किरण से किसी तत्व पर प्रहार करके एक नई किरण निकाली, उसे एक्स किरण का नाम दिया, ठीक है ना। इसके बाद वाला किस नाम से? दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और समझिएगा, इसमें तीसरा नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को छोड़ करके 18 उदग्र स्तंभ हैं। देखिए, आपको जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो उसमें दो जो लाइन्स है ना, नीचे में दिया गया है, दो आपका इस ढंग से है ना दिया गया है, जिसमें टोटल तत्व यहाँ पे लिख दिया गया है, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, ठीक है ना, एक्टेनाइड्स। तो इन दोनों को छोड़ करके टोटल 18 उदग्र, कितने? 18 स्तंभ, 18 उदग्र स्तंभ दिया गया, खड़ा स्तंभ दिया गया है, जिसे 1 2 3 से लेकर के 18 तक व्यक्त किया गया है। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्या किया गया? व्यक्त किया गया है, ठीक है ना। चौथा नंबर में लिख रहा है कि इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो उपवर्ग थी ए और बी, उसको अलग अलग कर दिया गया, जिसमें कि 1 2 और 13 17 वाले तत्व को सामान्य तत्व कहते हैं। देखिएगा, 1 2 और 13 से जो 17 का है ना, 13 से 17 तक, ठीक है, इसके जो भी तत्व होते हैं, तक वाले तत्व सामान्य सामान्य तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ये कौन से तत्व कहलाते हैं? सामान्य तत्व कहलाते हैं। फिर 3 से 12 तक, 3 से 12 तक के तत्व को क्या कहेंगे? संक्रमक, है ना, संक्रमक तत्व, ठीक है। उसके बाद एक एक के जो तत्व है ना, एक के तत्व ये कहलाते हैं क्षार धातुएं, क्षार धातुएं। उसके अलावा 2 वाले तत्व को क्षारीय मृदा धातुएं, मृदा धातुएं, ठीक है। और 17 वाले को हैलोजेंस, 17 को हैलोजेंस, 18 को उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैस, ठीक है ना, उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। अब समझिएगा, उत्कृष्ट गैस के नाम से। देखिए 1 2 यानी कि वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2 और वर्ग नंबर 13 से 17 तक के जितने भी तत्व होंगे वो सब सामान्य तत्व कहलाएंगे। 3 से जो 12 के बीच के जो तत्व होंगे, मतलब वर्ग नंबर 3 से 12 तक के जो तत्व कहलाएंगे
वो संक्रमक तत्व कहलाएंगे। एक वाले जो तत्व होते हैं वो क्षार धातु है। एक वाले क्या कहलाएंगे? क्षार धातु है। दो वाले तत्व को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। 17 वाले को हाइड्रोजन कहते हैं और 18 वाले को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये था क्लासिफिकेशन किया गया था किनके द्वारा? ये मोस्ले के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया कि जो अब इसमें है कि 5वां नंबर में भी लिखा है कि इस आवर्त सारणी के नीचे दो कतार भी बनाया गया है। 5वां नंबर में क्या कह रहा है कि इसके नीचे दो, ठीक है ना, कतार बनाई गई जिसमें कि लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है। लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, एक्टेनाइट्स, ठीक है ना। ये कौन से वर्ग के हैं? तो वर्ग 3 के तत्व, वर्ग 3 के तत्व हैं ये। ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कौन से वर्ग के तत्व हैं? तो कौन से वर्ग के हैं? 3, है ना, वर्ग 3 के हैं। ठीक है। 6ठा नंबर में कह रहा है कि इसमें धातु एवं अधातु को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा गया। आप पीरियोडिक टेबल जब देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर एक जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनी हुई है। उस रेखा के इस साइड में, इट मींस कि बाएं साइड में सभी के सभी जो है वो धातु हैं और रेखा के जो दाएं साइड है वो सभी के सभी क्या है? आपका अधातु है। ठीक है। और उस रेखा पे जो एलिमेंट्स यानी कि जो तत्व अवस्थित हैं वो एलिमेंट्स आपको उप धातु कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसमें धातु के भी गुण हैं और अधातु के गुण हैं, इसलिए उसे हम लोग उप धातु भी कहते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा आएगा। ठीक है ना। तो ये लिखा है कि 7वां नंबर उसके बाद इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, जिसमें एक कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक। कौन कौन है देख लीजिएगा, है ना। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया, ब्लॉक में, ठीक है, में बांटा गया है, जिसमें से एस, पी, डी और एफ, ये 4 ब्लॉक हैं। कौन कौन से है? एस, पी, डी, एफ, ये 4 ब्लॉक है। ठीक है ना। देखिए अब एस वाले क्या होता है, पी वाला क्या होता है? जिस तत्व के लास्ट इलेक्ट्रॉन जोन से जिस भी, है ना, ब्लॉक में जाते हैं वो उस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर बाय द वे समझ लीजिए कि कोई तत्व है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस वाले ब्लॉक में गया तो एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। पी वाले में अगर गया है तो पी का वो तत्व कहलाएगा। डी वाले में गया है तो डी का तत्व कहलाएगा और एफ वाले में गया तो एफ का तत्व कहलाएगा। ठीक है ना। 8वां नंबर में कह रहा है कि संश्लेषित या ट्रांसयूरेनिक तत्व। 8वां नंबर में क्या है कि संश्लेषित, यानी कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिसे कि संश्लेषित किया गया है, या ट्रांस यूरेनियम है, मतलब यूरेनियम के बाद वाले तत्व है ना। यूरेनियम के बाद के सभी तत्वों को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है, मतलब यूरेनियम जो है ना, वहां के बाद जितने भी तत्व हैं उनको प्रयोगशाला में बनाया गया है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? संश्लेषित तत्व या फिर ट्रांस यूरेनियम तत्व के नाम से जानते हैं, यूरेनिक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। लिखा है कि इसमें जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें मेंडेलिव की आवर्त सारणी की विसंगतियों अर्थात की गलतियों को भी निवारण किया गया है, गलतियों को दूर किया गया है ना। जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमने जो देखा था उसमें मोस्ले वाले में कि कुछ गलती था। सबसे पहला तो गलती यही था उस वाले में कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को उसे सजाया था, जबकि जो मोस्ले साहब है उसे परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो गलतियां थी ना वो दूर हुई, है ना। लिखा है कि परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या को तत्वों का आधार मान लेने से
आवर्षाणी की सभी विसंगतियां स्वतः ही दूर हो गई। जो भी गलतियां थी ना, बस एक डिसीजन से मोस्टली साहब की सारी गलतियां दूर हो गई। वो डिसीजन यही था कि द्रव्यमान की जगह पे परमाणु संख्या को आधार बनाया गया था। ठीक है ना। इसमें लिखा है कि तत्व के असंगत युग्म, जो तत्व असंगत युग्म में बने हुए थे, अर्थात जिसका तत्व एक दूसरे तत्व से कोई रिलेशन नहीं था, उस तत्व को है ना असंगत तत्व कहते हैं। तो परमाणु संख्या को तत्वों का मौलिक गुण मान लेने पर तत्वों के जो असंगत युग्म थे स्वतः ही क्या हो गए, सही हो गए, या अलग अलग वो तत्व हो गए। इससे कि जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक था लेकिन संख्या अलग अलग है, एक ही जगह पे आ रहा था, वो अलग अलग हो गया। क्योंकि परमाणु संख्या जब अलग हुआ, किसी का परमाणु संख्या कम होगा और किसी का ज्यादा होगा, तो स्वतः है कि वो आगे या पीछे गया होगा, इस वजह से वो खुद ही अलग हो गया। तो पहला ही तो यही सही हो गया था। दूसरा, जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक मतलब कि समान स्थान रखने वाले, जो कि दूर दूर रखे गए थे। जब किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, अतः उन्हें एक ही वर्ग में रखना क्या है, उचित है। एक ही तत्व को दो जगह रखना सही नहीं है। मोस्टली साहब मेनली साहब ने क्या किया था कि जैसे कि सोना था, कॉपर था, उसको दो दो जगह रख दिया था, क्योंकि उसके समस्थानिक अलग अलग थे, इसलिए उसको दो जगह रख दिया गया। लेकिन मोस्टली साहब ने जब उसे परमाणु संख्या के आधार पर रखा, तो वो स्वतः ही एक ही जगह पे आ गया, बल्कि वो दो जगह पे नहीं गया। तो ये विसंगतियां क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण की व्याख्या देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि तत्वों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अलग अलग कक्षा में, आपको ये 9th क्लास में पढ़ना है कि अलग अलग कक्षा में उसके संख्या के आधार पे रखा जाता है ना। जैसे कि 1 वाले में कितने रखेंगे, 2 वाले में कितने, 3 वाले में कितने, उसके आधार पे रखा जाता है। उस हिसाब से जब सजाया जाता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे सपोज दैट आपसे पूछ दे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ना, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा आपको, तो इसका लिखाएगा 281 है ना, कितना, 281, अर्थात पहली कक्षा में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखाएंगे, दूसरी कक्षा में 8, उसके बाद वाला में 18, उसके बाद वाला में उससे भी ज्यादा। लेकिन चूंकि Na का होता है 11, Na का कितना होता है 11, तो पहले वाले में मैक्सिमम 8 दो रख सकते हैं, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 और तीसरे वाले में मैक्सिमम कितना, 1 रख सकते हैं। 1 यहाँ पे जा रहा है, सॉरी मैक्सिमम तो 18 रखाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहां से एक समझिएगा कि जो sp-df है, ये s, जो s वाले में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहां पे आ रहा है, s वाले में आ रहा है, इसलिए इसे हम लोग s ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ठीक है ना। अब समझिएगा इसमें आगे, तो लिखा भी है यहाँ पे कि तत्वों के गुण उनके परमाणुओं के बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। गुण की बात यहाँ पे की जा रही है कि तत्व क्या होंगे, है ना, वो धातु होगा, अधातु होगा, या कोई उपधातु होगा, उसके गुण क्या होंगे। ठीक है ना। तो इसका जो आधार है वह कोई भी तत्व के वाहितम सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि उसका गुण क्या होगा, वह धातु होगा या अधातु होगा या उपधातु होगा, कौन से तत्व होंगे। ठीक है ना। इसका डिफाइन हम लोग यहां से करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, 1 2 3 अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन रहे तो वो समझिए बेसिकली वो धातु है। क्या है, धातु है। 4 वाले जो होते हैं वो उपधातु के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद 5 6 7 वाला जो होता है अधातु होता है। और अगर लास्ट में 8 आ रहा है, यानी कि ऑर्बिट फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब कि वो जो है निष्क्रिय गैस है। क्या है, निष्क्रिय गैस है।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या हो गया, ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना। तो हाँ, कुछ लोगों को मे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना ना आए, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना सिखा देता हूं, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, ठीक है ना। एक तरह से वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं उसको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। हालांकि ये 9th क्लास में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। 9th क्लास में एक चैप्टर ही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड, उसमें आपको पढ़ना है, तो फिर भी बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। देखिए, 4 ही ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। बस 6 तक ही रखते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये फुलफिल कैसे करेगा, देखिए, ऊपर से नीचे की ओर, किधर से, ऊपर से नीचे की ओर आते जाएगा। ये मैं जैसे कर रहा हूं बिल्कुल वैसा ही फुलफिल होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही फुलफिल होगा। अब समझिएगा कि कौन से ब्लॉक में या सब ब्लॉक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो एस वाले में मैक्सिमम 2 है, पी वाले में 6, डी वाले में 10 और एफ वाले में 14। 4 का अंतर सब में होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कितने का, 4 का अंतर होगा। एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ वाले में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर है, ठीक है ना। अब लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कैसे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम का कितना होता है, 20, कैल्शियम का Ca का 20 होता है, तो 20 का हमें मतलब कि 20 का यानी कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। 20 का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फुलफिल करते चलेंगे, ठीक है ना, पहले भरते चलेंगे, जहां घटेगा वहां छोड़ेंगे। तो देखिए, पहले वाले में 1s में मैक्सिमम 2 रख दिए, उसके बाद कहां आ रहा है, 2s में आ रहा है, इसमें भी मैक्सिमम 2 रख दिए, गिनते चलिएगा, 2 और 2 4। पी वाले में मैक्सिमम 6, पी वाले में मैक्सिमम 6, तो 4 और 6 10 हो गया। फिर 3s, इसमें भी 2, तो 12, फिर 3p हो गया ना, सॉरी हाँ, 3s के बाद 3p आ गया, तो 3p में 6। अब गिन लेते हैं हम लोग, कितना आ गया, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 और 6 18 और 4s एस वाले में कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 2 आ जाएगा, मैक्सिमम कितना, 2 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक वाले में कितने हैं, तो मैक्सिमम 2 है, 2 वाले में 2 और 6 टोटल 8, 3 वाले में भी 8 और 4 वाले में 2, ठीक है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2, ये कैल्शियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जैसे लास्ट में 2 है, इट मीन्स की धातु है। लास्ट में कहां पे गया था, एस वाले में गया था, इट मीन्स के एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। टोटल ये कितना है, 2 है ना लास्ट में, इसका मतलब ये कि ऑर्बिट, ये जो आपका वर्ग है, वर्ग 2 के ये तत्व है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से ही बहुत सारे गुण की जानकारी हमें मिल जाती है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम हो गया। अगर एक और समझ लेते, सपोज दैट किसी का थोड़ा बड़ा लिखना हो, ठीक है ना, ध्यान नहीं आ रहा हमें, मान के चलिए कि 30 का लिखते हैं, ठीक है ना, 30 का किसका होता है, जेडिन का होता है शायद, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जिंक का लिख लेते हैं। देखिए, जिंक का पहले हम लोग लिखते हैं कैसे, फिर वैसे ही पहले 1 वाले में रखेंगे, तो 1s2 पूरा हो गया, फिर उसके बाद आ रहा है 2s2, तो 2s2 हो गया, फिर 2p में आएगा तो 2p6 हो गया, उसके बाद 3s2 हो गया, 3s
2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया ना 3d, के बाद यहाँ पे आ जा रहा है 3 पे 6 पे आ जा रहा है। अभी तक टोटल कितना हुआ है? 10 2 12 6 18 और यहाँ 2 और आ गया तो 20 पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद D10 3D10 अब तो टोटल पूरा कितना हो गया 30। देखिए यहाँ 4s के बाद 3D, 4s के बाद कहाँ आ रहा है 3D आ रहा है। यहाँ से आपका ये इस ढंग से मुड़ भी जाता है। ठीक है ना, इस ढंग से क्या होता है, मुड़ता है। इस ढंग से, ठीक है ना। तो हम लोग फुलफिल ऐसे करते चलते हैं। ठीक है, इस ढंग से फुलफिल करते चलते हैं। तो अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 1 वाले में टोटल कितने हैं 2, 2 वाले में 8, 3 वाले में 6, 2 और 6 8, 8 10 18 और 4 वाले में कितने हैं 2, 4 वाले में 2 है। अब जोड़ लीजिए, आपका टोटल 30 आ गया। टोटल क्या आ गया 30 आ गया, है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये किसका हो गया जिंक का। 2 8 18 2, 2 8 18 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो आई थिंक कि अब हमें लग रहा है कि अब आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ गया हो। 2 मैंने एग्जांपल दे दिया है। अगर अभी भी किन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं 1-2 एग्जांपल और भी दे दूंगा ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आवर्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। एसपीटी जो हम लोग ने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।